नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल बना के रखे होंगे जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा था जो आपका मैथ का महामैराथन था फोर्थ सेमेस्टर का, वो आया था पहला क्लास। आज दूसरा फिनिश कर देंगे। कल 2 घंटे का क्लास जो भी प्रशिक्षु नहीं देखे हैं वह जरूर देख लेंगे भाई, जिससे कि वो आगे की कड़ी को समझ सकें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लगभग हमने आधा से ज़्यादा कल ही मैथ खत्म कर दिया था ट्रिग्नोमेट्री का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक मतलब आगे से करीब आधा मतलब 1 घंटे का और क्लास है, 1 घंटे 1.5 घंटे का। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट होता है कि अगर बने हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिए अंत तक, क्योंकि आपके लाइफ का ऐसा सिचुएशन है साथी कि जब एग्जाम आपके सामने हो और आपके पास इतनी सारे चीज़ें एक ही साथ आपको दी जाती हैं, निचोड़ पूरा, तो आपको पढ़ना चाहिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट लेकर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें गुणनखंड से स्टार्ट होगा सारी की सारी चीज़ें। तो हम सारे के सारे जो बेसिक क्लासेस हैं उसको हम देख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए पहला प्रश्न है दोस्त, पहला प्रश्न है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दो इक्वेशन दिया गया है। एक इक्वेशन है x + 2y = 7 और 2x + y = 5। तो इसमें पूछ रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या करिए, x और y की वैल्यू बताइए। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है x और y के मान एक मिनट सत्यापन भी करना है, x और y के मान को सत्यापित भी करना है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है ऐसे ही है 2x + 5y = 12 और इसमें दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x + 9y = आपका दिया हुआ है 22। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसमें भी x और y की वैल्यू निकालना है और पुटिंग मेथड से इसको सॉल्व करना है, मतलब कि सत्यापित करना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है साथी तीसरा, x/9। ये तो बहुत ही आसान है। 25/x में x की वैल्यू बताइए। x का मान बताना है आपको, फटाफट बता दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये भी बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान प्रश्न है साथी। x + 6 इंटू x - 5 = 0 में x की वैल्यू बताना है। चलिए पहले 4 प्रश्नों को करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आप लोग ने सॉल्व किया होगा। x + 2y = 7 है, इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + y = 5। तो इस तरह के इक्वेशन में, इस तरह के प्रश्नों में हम सबसे पहले दो यानी x को और y को किसी एक को हम लोग क्या करते हैं, समान करते हैं। चाहे जिस भी मेथड से भाग देना हो तो भाग, गुणा करना हो तो गुणा, यानी कि हम बराबर करेंगे तभी कटेगा, एक कटेगा दूसरा बचेगा तो उसकी वैल्यू आएगी। अब ये देखना है भैया, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो हम क्या काम करते हैं, इसी में हम 2 से गुणा कर लेते हैं। जैसे इसमें हमने 2 से गुणा किया, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा 2x + 2 दूनी 4y = 14। अब यह इक्वेशन नंबर 3 और 2 को लेने पर, यानी कि ले लेंगे 2x, यह वाला इक्वेशन नीचे ले लीजिए, + y = 5। दोनों को माइनस कर लीजिए, दोनों को इक्वेशन नंबर 3 और 2 को माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे तो साइन बदल जाता है, तो यह वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y में से y जाएगा तो बचेगा 3y = 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9। तो y = कितना आ गया, 3 आ गया। अब y की वैल्यू आप चाहे इस इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम पहले वाले में मान लेते हैं, एक में, इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो x + 2 × 3 = 7। तो x = 1 आ जाएगा। आप खुद देख पा रहे हैं, 3 दूना 6, इधर जाएगा तो 1 माइनस होगा। बताओ, समझ में आया? अब सत्यापित करना है। सत्यापन के लिए आप क्या करेंगे, x + 2y कोई एक इक्वेशन पकड़ लीजिए, कोई एक इक्वेशन पकड़ लीजिए सत्यापित के लिए। यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित x + 2y = 7। तो x और y की जो वैल्यू आई है यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। तो x की वैल्यू 1 है + 2 × y की वैल्यू 3 है, तो कितना आ गया, 3 × 6 = 7, 7 आ गया। 7 = 7 आ गया, यानी कि हमारा ये मामला चकाचक है। समझ गए ना, फिट है। चलिए, ये कुरकुरे बैच आपके लिए बनाया गया है, बहुत शानदार बैच है साथी। यह जो इस बार के जितने महामैराथन हैं, चाहे 3rd, 2nd, 4th, सबका नाम कुरकुरे बैच, क्योंकि यह अलग सेशन है, 2022 का एग्जाम है। तो इस तरह से अगला एग्जाम आपके जूनियर लोग आएंगे तो उसके लिए एक अलग सा नाम रखा जाएगा। तो इस तरह से आप बताइए बच्चों को। वैसे यह सेशन बहुत ही लाभप्रद है साथी, एक बार बन गया तो बच्चे देखते रहेंगे। आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको सीटेट के भी क्लासेस चलाए गए हैं और यूपीटेट के क्लास बिल्कुल कंप्लीट हैं। आप तो देखते ही होंगे रात का 9 बजे वाला क्लास, उसमें देखिए कितने बच्चे हैं जो कि कहते हैं सर हमने आपके क्लास से 126, 130, 122 ऐसे नंबर पाए हैं। तो आप देखेंगे सब कुछ कंप्लीट हो गया है, मात्र इंग्लिश और हिंदी को, इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के सारे सब्जेक्ट हमने कंप्लीट करा दिए हैं। इस वाले इक्वेशन को देखिएगा, बहुत आसान है। 2x + 5y, 2x + 5y, 5y = 12, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद बात करें, दूसरा इक्वेशन है 4x
प्लस 9y बराबर 22। इन दोनों को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालना है, पुट करना है। अब देखिए साथी, यहाँ पे 4x यहाँ पे 2x है, तो हम इसी में फिर से 2 से गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 से गुणा किए 2 दूनी 4x बन गया, 2 पचे 10y हो गया और बराबर 12 दूना 24 हो गया, 24। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 और 2 को ले लीजिए, 4x प्लस 9y बराबर 22। अब इसको माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि दोनों का साइन बराबर है। जब साइन बराबर होता है तो माइनस करना पड़ता है काटने के लिए। यह कट गया, 10 में से 9 जाएगा तो y बचेगा, 24 में से 22 जाएगा तो 2 बचेगा, y की वैल्यू 2 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 में ले रहे हैं y बराबर 2 रखने पर, तो रख दीजिए 2x प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू 12। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, उधर जाएगा 2 बचेगा और x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब x बराबर 1 आ ही गया है तो दोनों को हम सत्यापित करा देते हैं। x बराबर 1 और y बराबर 2 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए सत्यापन के लिए। इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 1 हो जाएगा, प्लस 5 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है, बराबर 12 लाना है। देखिए 2 1 कम 2, 2 पचे 10, यानी कि 12 बराबर 12 हो गया ना। तो आप इस तरफ कह सकते हैं सर सत्यापित हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पसीना बहाना है भाई, पसीना बहाओगे तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा खटते तो मजदूर भी हैं। यक्स अपन में 9 बराबर 25/x। अब इसमें x की वैल्यू बताना है, क्रॉस करा दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 25 गुणे 9। अगर गुणा करना है 25 गुणा 9 कर लीजिए, 100 हो जाए, कितना हो जाएगा 25 9 100 225 हो गया, 225 हो गया। लेकिन इस तरह से आप गुणा ना किया करें, गुणा करना ही है तो फिर तोड़ना ही पड़ेगा उसे ना, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह ये मेथड रॉन्ग है, हम समझते हैं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अगर नंबर यही बड़ा हो जाता तो आप थोड़ा सा गुणा करते फिर उसे ब्रेक करते ना, ऐसा नहीं करना है हमको एक्स बराबर डायरेक्ट कर लेना है इसमें 25 गुणे 9। अब 25 को तोड़ लेंगे तो 5 गुणे 5 में टूटेगा और 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 में टूटेगा। 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 5 और एक 3 बाहर आ जाएगा, 5 3 15। एक्चुअली इससे भी तो आ ही जाता है आंसर ना, 225 है तो 15 लिख देते, लेकिन आप गुणा करते फिर उसके बाद फिर उसे तोड़ते तो फिर समझ रहे हो, मान लीजिए आपको स्क्वायर नहीं पता है तो उसको तोड़ना पड़ता है। तो इस वजह से यह छोटा सा प्रोसेस है, तो हर जगह अलाउ होगा, हर जगह आप इसको फॉलो करा सकते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको भी सॉल्व कर दें इस जगह। x + 6 x - 5, x + 6। आप लोग की संख्या बहुत कम होती है, डीमोटिवेशन तो बहुत होता है, लेकिन क्या ही किया जाए, बच्चे अपने आप खुद नहीं सोचते हैं कि सर की क्लास शेयर किया जाए। खैर ठीक है, जो बच्चे देखते हैं, जो लाइक करते हैं, सिर्फ उन्हीं से उम्मीद होती है कि शेयर कर दें, चाहे आप पहले देखें चाहे बाद में देखें। आप अगर दूसरे का भला चाहेंगे तो आपका भला प्रभु तो चाहेगा ही चाहेगा। साथ ही हम तो है ना, हम आपके भला चाहेंगे। एक सर अगर शिक्षक, मतलब एक शिक्षक, एक भाई अगर अपने अनुज का या फिर अपने विद्यार्थी का भला चाहता है ना, तो मतलब वो बहुत आगे जाता है, उसके सर पे हमारा हाथ है। इस तरह से समझिए, आपका बैग कभी नहीं लगने देंगे और यूपीटेट सीटेट भी आपका बहुत बेहतरीन नंबर से क्लियर करवाएंगे। बस आप लोग साथ बने रहिए लास्ट तक। देखिए इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद इसको सॉल्व करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इस पूरे को एक एक बार इसके बराबर कर दीजिए। जैसे x + 6 बराबर 0 हो गया और या फिर x - 5 बराबर 0 हो गया। x की वैल्यू अगर यहाँ से देखेंगे तो x बराबर -6 आ जाएगा और यहाँ से देखेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट इस तरह से आप कर सकते थे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि एग्जामिनर काट देगा नंबर, है ना, DL है। पहले गुणा करना ही पड़ेगा हमको। तो कर लीजिए x², या ऐसे ही क्या, फिर से वही चीज़ तो आएगा, मतलब जिस तरह बताया गया वैसे ही करना पड़ेगा आपको। x + 6 बराबर 0 कर लीजिए, x की वैल्यू -6 और x - 5 बराबर 0 कर लीजिए, x बराबर 5। यही राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है भाई, बेहतरीन लग रहा है ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि और भी हमारे प्रशिक्षु जो भटक भुटक रहे हैं कहीं इधर उधर। हाँ भाई, कल साइंस का भी महामैराथन लाएंगे 4th सेमेस्टर का, घबराने की बात नहीं। बस आप लोग अगर अपना व्यूज़ देते हो, अपनी मतलब मोटिवेट कर पाते हैं हमें जितना, तो करिए आप। मोटिवेशन का सिर्फ एक ही रहस्य है कि आप शेयर करें, अपना व्यूज़ बढ़ाएं। साथ ही एक एक दिन में हम देखते हैं जो कुछ नहीं पढ़ाते यार, जो ऐसे ही पढ़ा देते हैं, एक एक दिन में उनके व्यूज़ 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार आते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 200 300 व्यूज़ आते हैं। आप खुद सोच सको, मेहनत है, स्ट्रगल है, करेंगे स्ट्रगल, हम बच्चों के लिए करेंगे। जो बच्चे सच में अगर चाहेंगे दिल से ना, वो खुद शेयर करते हैं, उनको कहना पड़ता ही नहीं है भाई। अपने गांव घर जितने मोबाइल हैं, आप खुद चाहेंगे तो सब्सक्राइब करवा कर उनसे रीचमेंट बढ़वा सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को करिएगा, 2x² - px - 4 = 0 का एक मूल 2 है तो p का मान बताइए। अगर एक मूल 2 है
एक मूल इसका कितना है भाई, 2 है, तो p का मान बताइए, p का मान क्या होगा बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए भाई। एक मूल 2 है तो p का मान बताइए। भैया ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या किया जाता है, एक मूल 2 है यानी x बराबर 2 रख दीजिए, बस यहाँ पर x बराबर 2 रख दीजिए। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 माइनस 4 बराबर 0, बस p की वैल्यू आ जाएगी। 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2p माइनस 4 इक्वल टू 0। 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 4 गया तो बचेगा 4, 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2p बराबर 4 होगा और p बराबर हो जाएगा 2। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 1/में एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 1/9। भाई जिस भी प्रशिक्षु को टॉपिक वाइज चाहिए, मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री का, ज्यामिति का, ट्रिग्नोमेट्री का, सब पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आ जाओ, आपको सब मिलेगा 4 सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस करा लीजिए, इधर 9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 5 यानी कि 4 आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, ये आपके लिए होमवर्क है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, जीरो के एक मूल कितना हो, एक मूल जो है, एक मूल का मान 1 है, एक मूल का मान 1 है। जैसे यह वाला हमने लगाया सेम वैसे ही आपको लगाने हैं, आपके लिए होमवर्क है। एक मूल का मान 1 है तो k की वैल्यू बताइए, k का मान बताइए, k का मान क्या होगा, k का मान बताएं। चलिए आपके लिए होमवर्क छाप लीजिए, फटाफट बता दीजिए। x बराबर k रख दीजिए तो कितना हो जाएगा k, यानी कि 3 1 4 हो गया, और 4 माइनस 4, आप खुद बताइए कितना इसका राइट आंसर आ रहा है। देखते हैं कौन भी भैया है जो बता सकता है इसकी वैल्यू, फटाफट बक दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये होमवर्क था भाई, और होमवर्क क्वेश्चन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जो बच्चे नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते भाई, कम से कम आंसर दिया करिए। आप लोग के लिए जब होमवर्क दिया जाता है वैसे ही टॉपिक हम पढ़ा देते हैं, फिर होमवर्क देते हैं, इसमें क्या अर्ज है बताओ। निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व करिए, उत्तर की जांच करिए। सॉल्व करना है, उत्तर कुंजी की भी जांच करना है। पहला देखिए क्या बोल रहा है, बहुत आसान प्रश्न है, x माइनस 49 बराबर 0, निकालिए x की वैल्यू। दूसरा बोल रहा है भाई 16x स्क्वायर माइनस में 9 बराबर 0। तीसरा बोल रहा है भाई 4/9 एक्स स्क्वायर बराबर 1। चौथा बोल रहा है भाई 64 p स्क्वायर बराबर 25। पाँचवा बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई 2x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0। अगला बोल रहा है भाई, देखिए क्या बोल रहा है, x/a माइनस a/x बराबर 0। सॉल्व करते हैं, पहले इसको देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, यानी x बराबर कितना होगा, 7 हो जाएगा, x बराबर 7 आ गया इसमें। इसको देखना है 16x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो 16x स्क्वायर बराबर 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9/16, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 3/4, राइट आंसर होगा। इसको देखना है 4/9 एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9/4 होगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसको देखना है भाई 64 p स्क्वायर बराबर 25 है, तो p स्क्वायर बराबर कितना होगा, 25/64, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। देख लीजिए। इसको देखना है भाई 2x स्क्वायर, देखिए फास्ट बिल्कुल फास्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे समय का बाउंडेशन होता है हमारे पास। 2x स्क्वायर बराबर 18, तो x स्क्वायर बराबर 18/2, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, साथ ही 3 आ जाएगा। देख सकते हैं 2 9 18, 3 कर लेंगे। इसको देख लीजिए, x/a माइनस a/x इक्वल टू 0 है। अब उधर उधर करने से क्या ही फायदा है, अच्छा उधर कर लो, तो x/a इक्वल टू a/x क्रॉस करा लीजिए, तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न और भी बेहतरीन है, इसमें हल निकालना है आपको। अभी हमने बताया जो स्टार्टिंग में कुछ प्रश्न है, उसको होमवर्क देते हैं, आप लोग खुद बताएंगे उसका हल क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए भाई, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, 3x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 8 बराबर 0, इसमें x की वैल्यू बताइए। दूसरा बोल रहा है 2x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0, इसमें x की वैल्यू बताइए। तीसरा, ऐसे प्रश्न आसान होते हैं, इसमें बस 0 कर देना होता है बराबर, ठीक है ना।
x इंटू एक्स माइनस 4, ऐसे भी प्रश्न आसान होते हैं। एक वैल्यू 0 आएगा, एक वैल्यू 4 आएगा, देखते ही पता चल रहा है, ठीक है ना। चौथा क्या है, 2x प्लस में 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा x प्लस में 3 बराबर 0। अच्छा, x प्लस 3 और एक और है प्लस 3 करके बाहर है क्या, देखना जरा, देखना इसको लगाइए। तो यह तो भी बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है। पांचवा देखिएगा, 6x² माइनस एक्स बराबर 1। भैया ये सारे प्रश्न हमने अभी कराया है, तो आपको करना है, हम एक बता देते हैं, ये सबके सब आसान है। ये वाला देखिएगा, 3x² प्लस में 10x प्लस में 8 बराबर 0। आपको करना क्या होता है, जो 8 और 3 है इसे उड़ा कर दीजिए, और जो बीच वाला 10x है वो जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए। और 8 3 का 24, यानी कि a और c इसे बोलते हैं। इसको अगर एक रेखी समीकरण में लिखें तो ये ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो c और a का गुणा करना 1 हो गया, और b को जोड़ने घटाने पे लाना होता है। तो हम क्या करते हैं, 8 3 24 गुणा कर दिया, 24 आ गया, 24 का गुणनखंड किया हमने, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 दूना 24 आ गया। अब हमको इसी संख्याओं से बनाना है 10, देखते बन पाता है, 3 दूना 6, 4 10 बन गया। तो 3x² प्लस में 4x प्लस में 6x प्लस में 8 बराबर 0, आप देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से साथ ही आप कॉमन कर सकते हैं, केवल x कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, 3x प्लस में 4 बचेगा। और प्लस यहाँ पे आप क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 3x प्लस में 4 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x प्लस 4 एक जगह कॉमन हो गया, और x प्लस 2 एक जगह कॉमन हो गया बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर का -4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4/3 आ गया। x की वैल्यू 1 आया गया यहाँ से, x बराबर -2, 1 यहाँ से आंसर मिला, यानी कि 2 आंसर हमको यहाँ से देखने को मिला। भाई बताओ सही है। अब सारे के सारे आपके लिए होमवर्क है इसके बाद। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाई बताना है, आप सभी को बताना है। भैया देखिए, गुणनखंड वाला आप आसानी से कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, x y का मान बताइए, हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक, यह प्रश्न अच्छे हैं। 2 अंकों के एक संख्या, 2 अंकों के एक संख्या के दहाई का अंक, संख्या के दहाई का अंक का दोगुना है, दहाई के अंक का दोगुना है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, पहले से 36 कम हो जाएगी, पहले से 36 कम हो जाएगी। तो संख्या का मान बताइए। तो संख्या का मान क्या होगा, बकिए जल्दी। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी मित्र के घर में एक क्या बोल रहा है भाई, किसी भिन्न लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि किसी भिन्न के, वह दूसरा प्रश्न है, अभी मित्र वाला अभी करते हैं इसको। किसी भिन्न के हर में, यह प्रश्न बहुत बार हमने करा रखा है, जो बच्चे किए होंगे उनको पता होगा। हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर हो जाती है। और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न 1 के इक्विवेलेंट हो जाती है, बराबर हो जाती
है। तो क्या बताना है हमको? भिन्न बताना है। भिन्न क्या होगा? भिन्न बता दीजिए क्या होगा भाई इसमें। चलिए पहले 2 को कर लेते हैं, इसमें भिन्न बताना। देखिए पहला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या दहाई का अंक का दोगुना है। 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है और के दहाई के अंक का दोगुना है। क्या बोल रहा है भाई? 2 अंकों की एक संख्या है, संख्या 2 अंकों की एक संख्या के दहाई के अंक इकाई के अंक का दोगुना। भाई 2 अंकों की एक संख्या दहाई के अंक 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक के दहाई का अंक के दहाई का अंक इकाई के अंक का इकाई के अंक का दोगुना है। यह चीज़ यहाँ बीच में लिख लीजिएगा। 2 अंकों की एक संख्या के दहाई के अंक इकाई के अंक का दोगुना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो संख्या क्या होगा? देखिए 2 अंकों की एक संख्या है भैया, के दहाई का अंक जो है ना इकाई के अंक का दोगुना है। अगर दहाई का अंक हम मान लेते, देखिए 2 अंकों की संख्या मतलब होता है एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब हो गया 10x + y, यह 2 अंक की संख्या हो गई। ठीक है भाई, ये तो होता है। जैसे 20, जैसे हम 21 की बात करें, 21 का मतलब क्या? 20 + 1, तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब बोला जा रहा है यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का दोगुना है। अगर इकाई का अंक हम मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं x, दहाई का अंक इकाई का दोगुना है, यानी कि दहाई तब कितना हो जाएगा? दहाई हो जाएगा 2x हो जाएगा। यह चीज़ समझ गए कि नहीं? यदि अंकों के स्थान परस्पर मतलब कि संख्या क्या हो जाएगा हमारा? यह संख्या बनेगा, देखिए 2 मतलब कि इस तरह बनेगा हमारा 2x × x, मतलब इस तरह की संख्या बनेगा 2x × x। तो 2 अंकों की एक संख्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, यह बोला गया। तो आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि अगर इकाई x है, दहाई 2x है। यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएँ तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाती है। तो बहुत अच्छा है भैया, हो गया। देखिए तो पहले देखिए क्या बनेगा हमारा 10 × 2x प्लस में x, यह चीज़ बनेगा हमारा। इसमें बोला जा रहा है कि जब यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, अगर अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए तो x यहाँ पर आ जाए और 2x इधर आ जाए, तो नई संख्या पहले से कम हो जाएगी। कितना? 36 कम हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करें 10 × 2x प्लस में x को माइनस करा दें, -10 × x प्लस 2x से माइनस कराएं तो कितना आ जाएगा? 36 आएगा। सॉल्व करिए तो 10 × 20x, 20x, देखिए 20x प्लस में x -10x और यहाँ पे -2x। देखिए आंसर कितना आ रहा है? 36। तो यहाँ देखिए 20 में से 10 गया, 20 1 21, 21x यहाँ पर हो गया और यहाँ पर कितना आ रहा है? 10 2 12x, 12x बराबर 36 आ गया। तो 21 में से 12 जाएगा तो 8 है कि 9 बचेगा? 9 बचेगा ना। 9x बराबर 36 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 चौको 36, x बराबर 4 आ गया। जब x बराबर 4 है तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं। तो संख्या का मान कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है भाई, आप खुद देखिए 84 को पलट दीजिए तो 48 होगा। माइनस करिए, देखिए 36 आ रहा है, 12 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ बचा 7 में से 4 गया 3, 36 आ गया ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जिसको ना समझ में आता है ना तो 1-2 बार उसको जरूर देखा करें भाई। कि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न है उसके हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 1/2 के बराबर हो जाती है। मान लेते हैं वो भिन्न x और y है, x/y है। अगर इसमें भाई हर में, अगर इसके हर में 1 जोड़ा जाता है, x/y के अगर हर में 1 जोड़ा जाता है तो वह इक्विवेलेंट 1/2 के हो जाता है। अगर क्या बोला जाएगा फिर आगे? यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1 के बराबर हो जाता है। अगर अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1 के बराबर हो जाता है। 2 समीकरण मिल गए, इक्वेशन बनाकर निकाल लीजिए भाई। यहाँ से देखिए पहले क्रॉस करा लीजिए, क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? देखिए 2x और इक्वल टू y + 1, तो यानी कि 2x माइनस में y = 1। समीकरण नंबर 1 इसे मान लीजिए आप। ठीक है भाई, इस तरह से बनाने के बाद आप मान सकते हैं उसको। समीकरण 2 नंबर इसे बना लीजिए। देखिए क्रॉस कराएंगे तो कितना बनेगा? एक x + 1 और y इधर, यानी x + 1 बराबर कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। तो x - y बराबर 1 हो जाएगा, माइनस का 1। देखिए इधर आएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा। ठीक है, यह इधर। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप दोनों को जोड़ घटा लीजिए भाई। देखिए इस वाले को जोड़ लीजिए, यानी कि 2x - y = 1, x - y = -1। दोनों को जोड़ लीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, साथ ही यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का प्लस कर लीजिए। 1 1 2 हो गया। x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आने पर किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, y की वैल्यू निकल जाएगा, इसी में रख दीजिए। चलिए, यानी कि 2 - y बराबर -1, -y बराबर -b, y बराबर
3 आ गया। y बराबर 3 होगा, x बराबर 2 होगा, तो हमारा भिन्न क्या बना था, x बटे वाई था, यानी कि 2/3 हमारा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये बड़े प्रश्न थे जो आपको करने अनिवार्य हो जाते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए ये एक चैप्टर आपका फिनिश हो गया गुणनखंड का। ऐसे ही प्रश्न आएंगे साथी, इससे ज़्यादा लेंदी नहीं आते हैं, और डीएलएड में खास करके तो एकदम नहीं। ये सब यूपी टेट के लिए भी आप तैयार हो रहे हो, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जो बच्चे ये सारे क्लास हमारे देख रहे हैं ना, सारे शुरू से सारे क्लास देख रहे हैं, तो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम को फोड़ के आएंगे। एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात, अगला प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात, दो कोणों का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है, यदि उनमें से एक कोण दूसरे से 10 डिग्री अधिक है, 10 डिग्री अधिक है, तो उसके कोण ज्ञात करें। कोण बताइए, दोनों कोण क्या होगा, यह बताने हैं हमको। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे से 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। दो कोटिपूरक, संपूरक नहीं, कोटिपूरक मतलब 90 डिग्री, संपूरक मतलब कि 180 डिग्री। दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे से 3/5 गुने से 10 अधिक है। तो है कि छोटा कोण दूसरे का 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है, 10 डिग्री अधिक है। कोणों का मान बताइए, यहाँ पे भी कोण बताने हैं दोनों। चलिए दोनों करते हैं। पहला देखिएगा, दो कोणों का अनुपात 5:4 है, यदि उनमें से एक कोण दूसरे से 10 डिग्री अधिक है तो दूसरा कोण बताइए। भैया देखिए, दो कोण है 5 और रेशियो के 4 में है, और एक दूसरे से कितना अधिक है, 10 डिग्री अधिक है। दोनों, ये पहला कोण या दूसरा कोण है, ये दोनों का रेशियो में अनुपात है। तो पहले शॉर्ट ट्रिक है, आप आराम से देख लीजिए। 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, यही 1 बराबर होगा 10 डिग्री के। 1 बराबर 10 डिग्री हुआ तो 5 बराबर 50 डिग्री और 4 बराबर 40 डिग्री। ये हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हम लोग को कैसे करना है भाई, आराम से सिचुएशन को लेते हुए करना है। यह ट्रिक आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में अपनाओगे। 5 इसको मान लेंगे 5x डिग्री रहा होगा, अब इसको मान लेते हैं 4x डिग्री रहा होगा भाई, x कटा होगा। अब 5x माइनस 4x बराबर दिया है, 5x माइनस 4x बराबर हमको दिया है 10 डिग्री। कितना भाई, 10 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। जब x बराबर 10 डिग्री है तो 5x डिग्री बराबर कितना होगा, 5 × 10 बराबर 50 डिग्री, और 4x डिग्री बराबर कितना होगा, 4 × 10 बराबर 40 डिग्री। यही पूछा था। दूसरा देखिए, दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण, दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे का 3/5 गुना से, छोटा कोण दूसरे का 3/5 गुना से, छोटा कोण दूसरे का 3/5 गुना से 10 अधिक है, ये बोल रहा है ना। यानी कि देखिए, दो कोटिपूरक कोण है, एक हम मान लेते हैं x है भाई, ठीक है ना, और दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो होगा कोटिपूरक कोण। कि एक छोटा कोण दूसरे का 3/5 गुने से 10 अधिक है। छोटा कोण जो है ना, छोटा कोण हम मान लेते हैं भाई x है, या दूसरे के, मतलब जो बड़ा कोण रहा होगा दूसरे के 3/5 से 10 अधिक है, यह चीज़। मतलब ये बड़ा कोण कोई है, बड़ा कोण जो है छोटे का x 3/5 बराबर 10 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। x बराबर -3/5, x बराबर 10 है, तो यह छोटा कोण था, यह बड़ा कोण था, दोनों आराम से निकाल सकते हैं आप। कैसे पता करते हैं अभी हम बता रहे हैं भाई। एक बार इसमें रख देंगे वैल्यू, एक बार इसमें रख देंगे। दो कोण है, यह बड़ा वाला कोण है, या छोटा वाला कोण है, ठीक है। दोनों को बराबर हमने कर लिया, क्योंकि बोला गया ना बराबर करने के लिए क्या है भैया, इसमें छोटे वाले में 3/5 का गुना करेंगे, 10 जोड़ देंगे तो बड़े वाले के बराबर आ जाएगा। वही तो बोल रहा है कि छोटा कोण दूसरे का 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है, दूसरे के अधिक है, छोटा कोण अधिक है, मतलब कि उसके बराबर करना है, छोटे में गुणा करके। देखिए इसको गुणा कर लीजिए, 5x माइनस 3x बटे के 5 बराबर 10 हो गया, तो 5x माइनस 3x मतलब कि 2x बराबर 50 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 25 डिग्री। 25 डिग्री
x बराबर जब 25 डिग्री है तो बताइए दूसरा कोण कितने का हो जाएगा। अब यहाँ पे रख दीजिए 25 गुणे 3/5 प्लस में 10, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 15 और 10 कितना होगा 25। ये कहाँ से गलत आ रहा है भाई। चलिए अच्छा एक और तरीका है, उसको हम लोग देख लेते हैं x और y लेकर। दो कोटि पूरक है भाई, तो x + y बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं यह छोटा, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, ये मान लिया गया। ठीक है ना, कि छोटा कोण दूसरे का 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। छोटा कोण जो है, छोटा कोण हमारा y है, वो बड़े का अगर करेंगे, बड़े वाले का 3/5 कर दिए, 3/5 कर दिए प्लस 10 कर दिए, इसके बराबर है, यह चीज़ बोला गया है। तो चलिए निकाल लीजिए, y - 3x/5 = 50, 5y - 3x बराबर कितना होगा, यह 50 कहाँ से, 10 रहेगा ना, 10 है, 10 बचे 50, अब 50 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए इसे। 2 इक्वेशन बना, अब इसको छाप लीजिए। हम दोनों इक्वेशन को लेकर चलते हैं। पहला इक्वेशन यहाँ पर है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे, पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। चलिए देखिए भाई, अब यहाँ पे 5y - 3x है, यहाँ पे हमें y में 5 कुछ नहीं दिया है, तो आप 5 का गुणा करा लेंगे। इसमें 5 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5x, यानी 5y हम आगे कर लेते हैं प्लस 5x पीछे कर लेते हैं, 5 × 9 = 45 हम कर लेते हैं 450। ठीक है ना भाई, 90 है ना, तो 5 का इसमें करेंगे तो 5 × 9 = 45। दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 बनेगा आपका, इक्वेशन नंबर 3 बनेगा, तो 3 और 2 को आप गुणागणित कर लीजिए, घटा लीजिए, तो 5y माइनस में 3x और बराबर कितना होगा 50। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल होगा, 5 × 3 = 8x हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 50, यानी 500 हो जाएगा। भाई ये कहाँ से दिक्कत हो रहा है, कुछ तो कुछ दिक्कत जरूर हो रहा है भाई। 50 कटेगा, काटिए तो, 4 दूनी 8, या कटेगा 4 से, यानी 5 × 25, 25 × 125। ये कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है भाई, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है, नहीं तो फिर पॉइंट में आंसर आएगा। काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 25 = 125, 125/2 कर देंगे, तो 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, 62.5। अब इसमें क्या जोड़ दें कि 90 बन जाए, आराम से आप पता कर सकते हैं, यही होगा शायद, यही होगा 62.5 डिग्री। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, लगाने में तो कोई गलती नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं, साथ ही 2-3 मेथड है लगाने के। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं फटाफट। समलंब चतुर्भुज, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखिए। कोई भी चतुर्भुज है साथी, अगर वो समलंब है, समलंब का मतलब ट्रेपोजियम जिसे बोलते हैं, ट्रेपोजियम का फार्मूला आता है, इस प्रकार के ट्रेपोजियम बना है। ट्रेपोजियम में क्या होता है साथी, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है। अगर वह समकोण समलंब चतुर्भुज है तो यह हाइट जो होता है दोनों बराबर होता है, यह वाला हाइट बराबर होता है, यह h होगा और यह भी h होता है। अगर यह a है तो यह पूरा हम मानते हैं b, दोनों क्योंकि बराबर तो नहीं है लेकिन हाँ पैरेलल है, कभी काटेंगे नहीं, अगर बढ़ा दो आगे तक कभी काटेंगे नहीं। तो इसके एरिया का फार्मूला होता है, जो पैरेलल साइड है उनको जोड़ दीजिए, /2 कर दीजिए और हाइट का गुणा कर दीजिए, यह होता है इनके एरिया का फार्मूला होता है। ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज के। बताओ समझ में आ गया। और इस पे प्रश्न है, हम प्रश्नों को करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए पहला प्रश्न दिया है, समलंब का समांतर भुजाएं, समलंब का समांतर भुजा जो है, समलंब का समांतर भुजा 15 मीटर, 15 और 8 मीटर है, 15 और 8 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब h बराबर क्या है 12 मीटर है, 12 मीटर है। तो क्षेत्रफल बताइए भैया। पहला प्रश्न है, बहुत आसान है, बता सकते हैं फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करके। दूसरा प्रश्न है साथी, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंब का क्षेत्रफल, एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा, यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा कितना हो, समांतर भुजाओं में से एक भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा बताइए, तो दूसरी भुजा कितनी होगी, दूसरी भुजा क्या होगा यह बताना है। देखिए
हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंब चतुर्भुज, दोनों लगाते हैं, एक और लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। एक और प्रश्न लिख लीजिए। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं 2 और 4 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। तो निकाल लोगे भाई, बहुत आसान है। एक समलंब का समांतर चतुर्भुज, एक समलंब का समांतर भुजाएं 3 और 4 हैं, उनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बताइए, ये भी निकल जाएगा। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंब का क्षेत्रफल दिया है 36 सेंटीमीटर। समांतर भुजाएं में से एक भुजा दिया है 9 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा पूछ रहा है, हम ले ली है वो टाइप, तो दोबारा उसी टाइप का क्वेश्चन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक समलंब की भुजाएं, एक हम लिख लेते हैं और तीसरा प्रश्न देखिए। एक समलंब की समांतर भुजाएं, एक समलंब की समांतर भुजाएं 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर और 8 मीटर और 6 मीटर हैं, 8 मीटर और 6 मीटर हैं, 8 मीटर और 6 मीटर हैं, और इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, और इसकी ऊंचाई कितना, 4 मीटर है। तो एरिया बता दीजिए, एरिया क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए पहला देख लीजिए, बहुत आसान है साथी। ट्रेपेजियम का मतलब यही होता है, समलंब चतुर्भुज का मतलब यही होता है, यह भुजा पैरेलल होता है, यहाँ पे हाइट होता है, तो पैरेलल प्लस पैरेलल बटे 2 गुणे हाइट कर लेते हैं। तो इसमें दिया है भुजा एक 15 है बड़ा वाला और छोटा वाला 8 है, हाइट दिया है हमको कितना 12 दिया है, तो एरिया पूछ रहा है, तो A प्लस B बटे 2 गुणे H वाला हम लगा देंगे फार्मूला, एरिया निकल जाएगा भाई। तो एरिया बता दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 15 बटे के 2 इंटू हाइट की वैल्यू 12, तो 2 छक्का 12 हो गया, 15 5 20 3 23, 23 गुणे 6 कर लीजिए, 6 दूनी 12, 7 18 को 8 में 1, 6 दूनी 12 1 13, 138 क्या सेंटीमीटर है, नहीं मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, आप 15 5 20 3 23 और 6 इस तरह गुणा कर लीजिए आप। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा देखेंगे, एच बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, इस बार क्षेत्रफल दे रखा है, यानी ए प्लस बी बटे के 2 इंटू एच बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है हमको, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। मात्रक जरूर देखेंगे, मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर है कि मीटर स्क्वायर है क्या है, उसको आप जरूर फॉलो करेंगे। एच की वैल्यू दिया है 3 और एक कोई भुजा दिया है हमको 3, यह बड़ा है कि छोटा भुजा हमको नहीं पता है, हम रख लेंगे किसी ए और बी में से किसी एक की वैल्यू रख लीजिए। 3 हो गया प्लस बी बटे के 2 इंटू हाइट कितना है, हमें दिया है 3 दिया, हाइट भी 3 दिया है, देखिए यहाँ भी वैल्यू भी 3 दी है भुजा का, और एरिया कितना है 12 है, तो 3 चौके 12, 3 प्लस बी, ये 2 उधर जाएगा तो 4 दूनी 8 बनाएगा, बी बराबर कितना आ गया 5, यानी बी बड़ा भुजा हो गया और ए हो गया छोटा भुजा। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा, एक समलंब का समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर हैं और उसका क्षेत्र और उसकी ऊंचाई 4 दिया है, तो एरिया पूछ रहा है भाई। तो हो गया, कितना है 8 है और 3 है बटे 2 है, और ऊंचाई कितना है भाई 4 है, 2 एकम 2 दूनी 4 हो गया, काट लीजिए। 8 और 2 10 11 गुणे 2, 11 2 गुणे 2 मतलब 22 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बताओ, ये टॉपिक भी फिनिश। अब आगे आ जाते हैं, वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध, ये अगला चैप्टर है। भैया खत्म हो गया, काहे घबरा रहे हो, बिल्कुल भी फिनिश, कहानी फिनिश है। हमने बोला था मैथ का महामैराथन ला देंगे, तो ला दिए भाई। आप बोले हो कि सर हम आपके व्यूज 4-5 हज़ार पहुँचा देंगे, तो पहुँचा के दिखा दो, जितने साहस हैं सारे साहस झोंक दो, देख लेते हैं, सारे क्लास झोंका करो। यह नहीं कि आप जिस क्लास को देख रहे हो वही क्लास शेयर करेंगे, बोलने का मतलब ये नहीं होता साथी, कम से कम मेहनत तो समझिए, लगातार बोलते रहना। आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े हमने महामैराथन लिए, 3rd का 2nd का, इस तरह 4th का ले रहे हैं, अब 1st सेमेस्टर का भी लेंगे आपका फिनिश कराने के बाद। तो ऐसे ही सारे क्लास हम ले रहे हैं। यूपी टेट पूरा खत्म है, सी टेट इसी प्लेटफॉर्म पे आपको दिया जा रहा है, तो बताओ अब क्या चाहिए साथी, आपको सब कुछ तो दिए जा रहे हैं। वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध, देखिए भाई हम आपको सारी फेनोमेना बता देते हैं, सारे के सारे, है ना, वृत्त के बारे में। यह वृत्त है, वृत्त में जीवा अगर पूछा जाए क्या होता है, तो बता देंगे जीवा होता है वह जो वृत्त की परिधि पर किसी भी 2 बिंदु को टच करे, वृत्त के परिधि के किसी भी 2 बिंदु को टच करे, छेदक नहीं होना चाहिए, छेदना नहीं है, किसी भी 2 बिंदु को टच करे, तो हो गया हमारा जीवा। सबसे बड़ा जीवा उस वृत्त का क्या होता है, तो बता देंगे यह केंद्र है। उस वृत्त का सबसे बड़ा जीवा उसी वृत्त का व्यास होता है, व्यास भी तो एक प्रकार का जीवा है, तो जीवा और व्यास यह पूरा हमारा डी है, यहाँ से यहाँ तक, यही सबसे बड़ा व्यास जो है जीवा होता है किसी भी वृत्त का, सबसे बड़ा जीवा उस वृत्त का व्यास। तो d बराबर होता है 2r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r होता है, इधर भी r होता है, d बराबर 2r, यानी कि r और डायमीटर में क्या संबंध है, तो बता देंगे d बटे 2, यानी कि अगर देखा जाए त्रिज्या बराबर किसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होता है, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज का किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, उसके त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना। भाई मात्रक वात्रक देख लेना,
दोगुना होता है। बताओ, इसमें कोई दुविधा, कोई परेशानी, कुछ होना चाहिए, कोई परेशानी दुविधा नहीं है। आपको समझ में आ गया? बताओ, क्लियर है मामला? अब कुछ समीकरण वाले हम प्रश्न करते हैं, तो इसके बाद हम लोग अच्छा कुछ वृत्त के प्रश्न कर लेते हैं। बताओ, कुछ वृत्त के प्रश्न अब देखा जाए, ये हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, एरिया आ जाएगा, ये सब हमने बता रखा है भाई इंसुलेशन वाले में सब कुछ। देखिए पहला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या दिया है 5.2 सेंटीमीटर, तो व्यास पूछ रहा है 5.2 सेंटीमीटर, तो आप डी बता दीजिए, यानी व्यास बता दीजिए क्या होगा। दूसरा प्रश्न है साथी, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसकी परिधि की माप ज्ञात करिए। 3 सेंटीमीटर का कोई आपको वृत्त खींचना है, उसके परिधि का मान ज्ञात करना है, परिधि बताना है। अगर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का किसी भी वृत्त का r बराबर 3 है, तो परिधि बता दीजिए कितना होगा। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, बता दीजिए कितना होगा। तीसरा देखिएगा, एक वृत्ताकार तालाब का परिमाप 132 मीटर है, तो इसका व्यास कितना होगा। एक वृत्ताकार तालाब का व्यास, तालाब का परिमाप दिया है। एक वृत्ताकार तालाब का परिमाप का मतलब परिमाप कितना दिया है, 132 मीटर है। 132 मीटर है, तो इसका व्यास कितना होगा, 22 होगा क्या, बताना जरा व्यास क्या होगा, फटाफट बकिए। चौथा प्रश्न देखिए, एक आपको वृत्त बनाया गया है इस प्रकार से ऐसे वृत्त बनाया गया है, समकेंद्रित वृत्त है, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, हर तरफ दो ही है, कितना है भाई, 2 मीटर है, हर तरफ 2 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है, और इसका केंद्र जो है छोटे वाले का 10 मीटर है, या 10 मीटर छोटे वाले का केंद्र है, ठीक है, और इनके बीच का जो दूरी है 2 मीटर है। तो बता दो बड़े वाले वृत्त का क्या होगा रेडियस, भैया आप बता देंगे 10 और प्लस 2 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा बड़े वाले का, आप बता सकते हो। अब पूछ क्या रहा है, इस वृत्त के मार्ग का बाहरी परिमाप ज्ञात करिए। बाहरी परिमाप ज्ञात करना मतलब यह वाला ज्ञात करना है, तो बता दो कि भाई 10 था या 2 था, तो 10 2 बाहर हो गया, यानी कि अगर बड़े वाले त्रिज्या की देखेंगे आर कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर बड़े वाला वृत्त का रेडियस है। तो बता दो भाई, किसी वृत्त का अगर पूरा हमको चीज परिमाप ज्ञात करना होता है, 2πr लगाते हैं, 2 गुणे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, बड़ा वाला 12 आ गया, तो आप काट लो, जो भी आया आंसर होगा, गुड़ा भाग कर लीजिए, 12 दूना 24, इसका आंसर 24 पाई में देना था, हमें पाई में देना था, 24 पाई इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह वाला देखिएगा, एक वृत्ताकार तालाब का परिमाप 132 मीटर है, तो व्यास बताइए। भाई व्यास परिमाप जो है दिया है 2πr बराबर 132 दिया है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखना जरा, 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 132, तो यहाँ पर आप 2 इंटू आर एक तरफ कर लेंगे, गुणे 22/7 बराबर 132, यही 2r ही तो d है हमारा, तो इसके प्लेस पे d रख दीजिए, बाद में आपको दिक्कत ही नहीं होगा। तो यहाँ पे 132 गुणे 7/22 कर लीजिए, देखिए 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2 छक्का 12, 6 7 42, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई, 42 आ गई। मतलब जो हम बता रहे थे 21, वो रेडियस की वैल्यू बता रहे थे, ठीक है ना। चलो ये वाला भी प्रश्न हो गया। अगला देखिए, 3 दिया है, 3 r बराबर 3 दिया है, परिधि पूछ रहा है भाई, 2πr बराबर 2 पाई गुणे आर की वैल्यू 3 है, तो 6 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 6 पाई। तो आप इसको पाई में आंसर बताएंगे, पाई में ही पूछा गया है। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया भाई, त्रिज्या दिया है, व्यास पूछ रहा है, अगर त्रिज्या आर है, डी 2r बराबर डी है, तो डी की वैल्यू कितना, अच्छा आर की वैल्यू कितना दिया है, 2 गुणे 5.2 बराबर डी, तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 10.4 सेंटीमीटर आ जाएगा डी, ठीक है। बताइए कोई दुविधा परेशानी कुछ हो तो बताइए। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए क्या है भाई, यदि एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, एक पहिए का व्यास कितना है, एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी बताइए। 70 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा एक चक्कर लगाने में, इसके द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी क्या होगी, चली गई दूरी बता दीजिए। समीकरण मतलब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, एक पहिए की परिधि 320 सेंटीमीटर है, एक पहिए की परिधि 320 क्या है, 320 सेंटीमीटर है, 320 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, इसके द्वारा
पूरे 5 चक्कर सड़क पर लगाने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? इसके द्वारा सड़क पर 5 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बता दीजिए। भाई राइटिंग पे मत जाना। देखना पहला प्रश्न, एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। भाई एक चक्कर, देखिए किसी भी पहिए में अगर बात करें, ये पहिया है, इसका व्यास मतलब इसका रेडियस r है, तो जो भी घूमेगा यह एक चक्कर घूमेगा, एक चक्कर घूम के यहाँ पे आया ऐसे ऐसे, फिर दूसरा चक्कर घूमेगा तो यहाँ पे आएगा ऐसे ऐसे। मतलब कि अगर यह दूरी पूछा जाए कितना दूरी हुआ 3 चक्कर का, तो आप कहेंगे भैया एक चक्कर का 2 पाई r है, 2 पाई r है तो 2 पाई r एक बार घुमा, फिर 2 पाई r घुमा, फिर प्लस 2 पाई r घूमेगा, यानी कि एक बार 2 पाई r, एक बार 2 पाई r, एक बार 2 पाई r, यानी कितना हो गया? तो कहेंगे 3 गुणे 2 पाई r, इतना बार घूमेगा। डायरेक्ट बोल दिए ना। अब यहाँ पे बोला एक ही बार घुमा, कितने बार घुमा? सिर्फ एक ही बार घुमा है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, जब एक ही बार घुमा है तो इसका राइट आंसर आपको क्या बताने हैं? देखिए जब एक ही बार घुमा है साथी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 गुणे 2 पाई आर, कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 पाई आर, 1 इंटू 2 पाई आर। एक बार घुमा है बोल रहा है भाई, एक पहिया का व्यास इतना है तो एक बार घुमा है, तो बता दो भैया इसका पूरा चली गई दूरी कितनी होगी? तो भैया 2 पाई आर हो गया 1 गुणे 2 गुणे 22/7। अगर व्यास 70 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 × 5 = 35, गुणा कर लीजिए, इतना कितना आ जाएगा? इतना किलोमीटर आ जाएगा ना, इतना मीटर आएगा, सॉरी सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आएगा, पूरा कर लीजिए। 5 × 10 यानी कि 220 सेंटीमीटर, यह राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, एक चक्कर में कितना? 220 सेंटीमीटर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक पहिए की परिधि कितनी होती है? देखिए ये फार्मूला होता है साथी, यानी इंटू 2 पाई आर इंटू डिस्टेंस, जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है मीटर में या सेंटीमीटर में या फिर किलोमीटर में, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू क्या होती है? कितने बार वो घुमा है, कितनी बार इस बार घुमा है भैया? 5 चक्कर घुमा है, तो एन की वैल्यू 5 लिख लीजिए। और 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू दिया है? नहीं दिया है, आर की वैल्यू निकालना है। डिस्टेंस कितना दिया है? 320 सेंटीमीटर दिया है इस बार, 320 यहाँ पे लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए 2 × 5 = 10, यहाँ पे 10 आएगा, गुणे पाई है तो 22/7 कर लीजिए, इंटू आर कर लीजिए, बराबर 320 कर लीजिए। यह 0 इस 0 से चला गया, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 × 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से काटेंगे 11 बार में, यहाँ से काटेंगे कितने बार में? बता दीजिए कितने बार में कटेगा? 2 यानी कि 16 बार में। 16 का 7 गुणा कर दीजिए, 6 × 7 = 42 को 2, 6 × 7 = 42 को 2, हाथ में है 4 और 7 × 7 = 3 10 11, ये आ गया। अब 11 को काट लीजिए, 11 × 11 और 0, अब 11 × 11 कितना बचा? कितना बचेगा भैया? 9 मतलब 90, 11 × 88, 10.18 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यह सारे प्रश्न ऐसे ही लगेंगे साथी। बताओ समझ में आ रहा है या फिर ना समझ में आ रहा है तो भी बताओ भाई, बताओ। ऐसे ही प्रश्न हैं, आप खुद लगाओगे। इस तरह घास आ गया, घास चक्कर हो गया, घास कोई खूटा में कोई गाय बांध दिया गया, अब गाय पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे लगेंगे? ये आपको इसी तरह से लगाएंगे भाई। बताओ आगे चला जाए। अब पूछ रहा है चतुर्भुज का अर्थ बताइए। चतुर्भुज का अर्थ क्या है? विकर्ण क्या होता है? संलग्न भुजाएं क्या होती है? सम्मुख भुजाएं क्या होती है? सम्मुख तथा बाह्य कोण क्या होते हैं? इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद यह सेशन समाप्त, खत्म कहानी हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें हैं, तो चलिए हम कर लेते हैं चर्चा, 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा। बताओ, चलो भाई आ जाओ, मैदान में आ जाओ। अब हम आ गए किस पे भैया? चतुर्भुज पर। उस चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। हाँ, चतुर्भुज के देखिए, चतुर्भुज के प्रकार के बारे में पूछ। चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है? चतुर्भुज का अर्थ हो गया जो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, उसे चतुर्भुज कहते हैं भाई। इसके विकर्ण की फॉर्मूला बता दीजिए। देखिए साथी ध्यान सुनिएगा, अगर चतुर्भुज के विकर्ण निकालने हो, विकर्ण इसमें डायगोनल कितने हैं? समान सा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 2, 1 मिनट, इसका फार्मूला क्या हो जाता है? n-3 इंटू 2 अपन में कितना हो जाता है भाई? देखिए n इंटू n-3 अपन में 2, यह फार्मूला होता है किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण निकालने के लिए। तो n बराबर कितने हैं? 4 भुजा हैं, तो n बराबर 4 भुजा इसमें रखिए, 4 गुणे 4 - 3 बटे के 2, कितना आ जाएगा? 4 में से 3 गया, 1 बटे के 2, 2 दूनी 4। आप बताओ 2 विकर्ण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? इस तरह से आप कितनी भी भुजा ले लीजिए, 5 भुजा ले लीजिए। चलिए 5 भुजा ले लेते हैं हम लोग, 5 भुजा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 भुजा में देखना कितना विकर्ण बन रहा है, तो आप कहेंगे n इंटू n-3 बटे के 2। तो n की वैल्यू 5 है तो 5, क्योंकि 5 भुजा है तो 5 - 3 बटे के 2,
5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, इसको इससे काट दीजिए 5, इसमें 5 विकेट बनेंगे। देखिए कैसे, एक विकेट इसके साथ, एक विकेट इसके साथ, एक विकेट इसके साथ, 3 तो ऐसे हो गया, फिर एक विकेट इसके साथ 4 हो गया, एक विकेट इसके साथ 5 हो गया। अब कोई विकेट नहीं बनेगा, आप बना के देख लो, 5 विकेट बनेंगे। इस प्रकार से 20, 30, 40 भुजा अगर दे दे आपको तो भी इसी से निकालेंगे। जैसे दे दिया 10 भुजा वाले में कितना विकेट बनेगा, तो आपको पता है फॉर्मूला, n इंटू n माइनस 3 बटे के 2। तो n की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 माइनस 3 बटे के 2, 2 पचे 10, 10 में से 3 गया 7, 7 पचे 35, 35 विकेट बनेंगे 10 भुजा वाले में। इस तरह विकेट निकालना आपने सीख लिए। अब आपसे पूछा जाता है इंटरनल एंगल, मतलब कि इंटरनल मतलब अंदर के अंतःकोण और बाह्य कोण कैसे निकालते हैं किसी चतुर्भुज में। देखिए कोई भी चतुर्भुज होता है, 4 भुजा होता है, तो उसमें कितने के एंगल के कोण बनेंगे, 360 के बनेंगे भाई, ये आप सबको पता है। अब 5 भुजा वाले में कितने के बनेंगे, अब वो पता नहीं हमको। 6 भुजा वाले में कितने बनेंगे नहीं पता, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला आता है साथी, n क्या होता है 2n माइनस 4, 2n माइनस 4 इंटू 90, यह होता है इंटरनल, मतलब कि अंदर अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, कोणों का योग। देखिए कैसे से सिद्ध करते हैं, 4 भुजा है तो n की वैल्यू 4 रख दीजिए, 4 दूनी 8 माइनस 4 इंटू 90, तो 8 में से 4 गया 4 गुणे 90, 4 9 36, 360 डिग्री हो गया ना। तो वही तो हमने बोला अंदर 360 डिग्री बनेगा 4 भुजा वाले में। लेकिन अगर 4 भुजा वाला ही ना पूछे तो यह फॉर्मूला याद रखेंगे, पूछ ले कि 5 भुजा है, 10 भुजा है, 40 भुजा है, तो n की वैल्यू 40, 50 भुजा है तो n की वैल्यू 50, इस तरह रख देंगे, ठीक है। यह अंतःकोण का फॉर्मूला हुआ। लेकिन अगर पूछे बाह्य कोण का बताइए, देखिए कोई सा कोई भुजा हो, बाह्य कोण हमेशा, बाह्य कोणों का योग हमेशा के हमेशा, अगर बात करेंगे किसी भी चतुर्भुज में बाह्य कोणों का योग हमेशा और हमेशा 360 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। अंतःकोण अधिक हो सकते हैं, लेकिन अगर 5 भुजा बना दें, ऐसे 5 भुजा वाला, 5 भुजा की आकृति बना दें, अब बोले बताइए इसमें अंदर के कोण कितने बने अंतर कोण, तो आप कहेंगे भैया अंतर कोण नहीं पता हमको। लेकिन अगर बोले एक बाह्य कोण का किसी एक कोण का नाम बताइए, तो आपसे बोला गया है कोई भी भुजा वाला हो, बाहर का कोण उसका हमेशा और हमेशा 360 डिग्री आएगा। मतलब यह वाला कोण प्लस यह वाला कोण प्लस यह वाला कोण प्लस यह वाला कोण प्लस यह वाला कोण, यह वाला कोण, सारे के सारे कितने आएंगे भैया 360 डिग्री ही आएंगे। सबको ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5, हमने भैया 360 डिग्री है। अब भुजा कितने हैं, भुजा है 5, तो 5 से काट दीजिए, 5 36, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी कि बाह्य कोण, एक बाह्य कोण का वैल्यू कितना होगा 72 डिग्री होगा। कितना होगा 72 डिग्री होगा। तो भैया 72 डिग्री है तो यह लाइन तो हमारा पैरेलल लाइन है, मतलब सीधी लाइन है, तो यह जब 72 है तो यह पूरा का पूरा 180 बनेगा। तो 180 माइनस 72 कर देंगे तो एक अंतःकोण की वैल्यू पता चल जाएगी 108 डिग्री। इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं। अब 108 डिग्री है आपका पूरा का पूरा एक अंतःकोण की वैल्यू, तो 5 भुजा है, तो अब टोटल अंतःकोण कितना होगा 5 भुजा वाले में, तो कहेंगे भैया 108 डिग्री एक भुजा का वैल्यू है, तो 5 का 5 से गुणा कर देंगे, 5 8 40 को 0, हाथ में है 4, 5 शून्य शून्य 4, 5 एकम 5, यानी कि 540 डिग्री बनेगा। इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर सकते हैं। यानी कि वैल्यू 5 है तो 2 गुणे 5 माइनस में 4 इंटू 90 कर लीजिए, 5 गुणा 10 माइनस 4 इंटू 90 कर लीजिए, 10 में से 4 गया 6, 6 गुणे 9, 9 चौको 10 में से 4 गया, कितना बचे भाई देख लीजिए, कितने 5 भुजा है ना, 5 दूना 10, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, 6 6 9 54, 6 9 54, 540 डिग्री आ गया। आप देख सकते हैं इस तरह भी निकालेंगे तब भी वैल्यू सही आएगा, इस तरह निकालेंगे तब भी वैल्यू सही आएगा। तो देखिए भाई यह रहा विकर्ण, विकर्ण का हमने बताया संलग्न भुजा क्या होता है देख लीजिए। किसी भी चतुर्भुज का संलग्न भुजाएं वह भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे से अटैच होती है, इस तरह सटी होती है, संलग्न भुजाएं। ये दोनों संलग्न भुजाएं, ये दोनों संलग्न भुजाएं, कार्नर वाला, ठीक है भाई। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, मतलब आमने सामने की भुजा सम्मुख भुजाएं हो गई, ठीक है। और बाह्य कोण क्या होता है हमने बता दिया, अंतःकोण क्या होता है हमने बता दिया। बाह्य कोण और अंतःकोण का योग हमेशा और हमेशा 180 डिग्री ही होता है, ठीक है ना, किसी एक ही भुजा के लिए। यह रहा समलंब चतुर्भुज के बारे में हमने बता दिया है आपको। सम चतुर्भुज, देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है ध्यान से देख लीजिए। सम चतुर्भुज क्या होता है साथी, सम चतुर्भुज में एक प्रकार के ऐसे बना होता है आकृति, आराम से देख लीजिए। यह हमारा वर्ग के जैसा ही होता है, लेकिन वर्ग में जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसमें भुजा तो बराबर होगा, भुजा बराबर होगा, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। यह D1 होता है, यह D2 होता है। इसका जो एरिया आता है D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल इंटू डायगोनल बटे 2 करते हैं तो एरिया निकल के आता है। इसके चारों भुजाओं का मतलब भुजा से और डायगोनल से क्या संबंध है तो बता देंगे, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4A का स्क्वायर, यह संबंध है। दोनों याद कर लेंगे आप, ठीक है भाई, याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाभप्रद है आपके लिए। चलिए यह हो गया, आप समझ गए भाई भुजा कोण बाह्य कोण क्या होता है सब कुछ। अब वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट आपका चैप्टर है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल,
देखिए किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है भाई, आपको भी पता है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्र या रेडियस होता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो ये भैया अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये आर्क है, इस आर्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा कितना है, मतलब कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इस अर्धवृत्त का परिमाप की बात करेंगे तो ये हमारा पाई आर हो गया और ये हमारा 2r हो गया, 2r। तो 2r प्लस पाई आर हो गया किसी अर्धवृत्त का परिमाप हो गया, मतलब परिधि। और इसका परिधि कितना होगा, 2 पाई आर होगा, जो हमने डिस्कस किया है। इस पे कुछ प्रश्न है, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। देखिए आप लोग को बताने हैं भाई। अच्छा, इसी के आधार पे प्रश्न है भाई, क्या है, बस यही था साथी, इसमें बस कुछ प्रश्न नहीं थे, बस इस तरह बोला था कि भैया उसमें संबंध बताना है। अगर आएगा भी तो एरिया वाला तो आप आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए कि हम कर देते हैं एक प्रश्न। घास के मैदान में एक खूंटे से बधी घास के मैदान में एक खूंटे से बधी एक गाय 14 मीटर दूरी तक चर सकती है। 14 मीटर दूरी तक चर सकती है। वह कितने क्षेत्रफल घास के मैदान, मतलब कितने क्षेत्रफल घास चरेगी, कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है, कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है भाई। ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि घुमा घुमा के हमारे लाइफ टाइम से जोड़कर हमको दे देते हैं, हमारे जीवन में जो होते रहते हैं प्रेजेंट टाइम में। घास के मैदान में एक खूंटे से बधी एक गाय है भाई, एक खूंटे से बांध दी इसको यहाँ पर, ठीक है ना। 14 मीटर की दूरी तक चढ़ सकती है गाय, जो है 14 मीटर तक दूरी ही चढ़ सकती है, मतलब इधर जाएगी तभी 14, इधर भी जाएगी 14, हर तरफ 14, मतलब कि जो रेडियस हमारा 14 है, आर बराबर कितना है, 14 है। तो बताइए भैया एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 गुणे 14, यानी 7 दूनी 14, तो गुणा कर लीजिए, 14 दूनी 28, या फिर 14 दूनी 28, इसमें से 2 निकाल लीजिए, है ना, 2 निकालेंगे 28 दूना 56, या फिर 14 दूनी 28 कर लीजिए, गुणे 22 कर लीजिए भाई, 22 मतलब कि 22 को गुणा कर लीजिए, 2 8 16 को 6 हाथ में आएंगे, 2 8 दूनी 4 1 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 6 6 5 11 पे 1 6, यानी 616 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर तक वो चढ़ सकती है। ठीक है भाई, यह प्रश्न थे, बहुत आसान प्रश्न थे साथी, यह आपका पूरा का पूरा सिलेबस था आपके सामने, और ये आपके सिलेबस खत्म हो गए। कल आएगा साइंस का महामैराथन, ठीक है, 4th सेमेस्टर के साइंस का महामैराथन पूरा खत्म कर देंगे, आपको घबराने की बात नहीं है, बस आप लोग सपोर्ट करिए ना। जिस प्रकार से यूपी टेट खत्म किया उसी प्रकार के सीटेट भी चल रहे हैं, जैसे आपका पेपर हो जाता है इधर फर्स्ट सेमेस्टर वालों का 11 तक, फिर उसके बाद हम सीटेट कंटिन्यू कर देंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्लीज़ शेयर जरूर किया करें, जिससे कि और भी अभ्यर्थी जुड़कर इस प्लेटफॉर्म को बता सकें, फैला सकें पूरी यूपी में, पूरे भारत में, जिससे कि आपके प्लेटफॉर्म का नाम हो। धन्यवाद।